बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी तजवीज़ होगी सूबे में तब्दीली आए। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में सूबे में मुकम्मल अमन व अमान था। सूबे में तब्दीली के मुतालिक फैसला पार्टी की मुशावरत से किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का आइंदा एहतजाजी तहरीक के लिए लाए अमल तय करने के लिए पार्लिमानी पार्टियों का इजलास होगा, जिसमें आइंदा की एहतजाजी तहरीक पर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, जबकि उन्होंने कहा है कि सूबे में जो तब्दीली के मुतालिक हतमी फैसला है वो पार्टी की मुशावरत के बाद किया जाएगा। एक रॉटन बिल्कुल रॉटन सिस्टम जो है, और यार सिस्टम कहें जो भी कहें, वो ये जा रहा है। मेरी कुछ क्योंकि मैं रोज प्रोग्राम करता हूँ, रोज बात करता हूँ, अगर मैं इसको हफ्ते 10 दिन बात करूं, 15 दिन बात करूं, तो शायद लोगों को उस चीज का एहसास हो कि कुछ भी डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे ये जो अरेंजमेंट है मुल्क के अंदर, ये नाकाम हुआ है। और बल्कि जो हमने सफारती और अस्करी दिफाई मैदानों में जो फतूहात हासिल की हैं, पाकिस्तान ने फतूहात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ी फतूहात, उनमें ये जो इंटरनल अरेंजमेंट है, ये क्योटिक, जिसमें कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल जो है ना, जिसमें करप्शन अरूज पे है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, कोई बात किसी से नहीं कर पा रहा। तो मेरा ख्याल है कि रियासत को इस वक्त आगे चलाने के लिए वही बात कि वो, मैं फिर वही जुमला हमेशा शायद नवासी साहब वाला इस्तेमाल करता हूँ कि रूल्स क्या होंगे, आगे कैसे चलना है, हमारी यूथ ने आगे कैसे बढ़ना है, हमारे बेरोजगार आगे बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद में नई जॉब्स जनरेट हो रही हैं, बहुत सी जॉब्स ने जाना है अगले कुछ अरसे में। दुनिया में केओस है हर तरफ, तो ये बराह करम जो है ये अपने इंटरनल इस अरेंजमेंट में जो स्यापा पड़ा हुआ है मुल्क के अंदर, इसको जरा जैसे भी हो सारे लोग बैठ के इसको ठीक करें। ये अरेंजमेंट नहीं चल रही, कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा। हर रोज खरबों रुपए का स्कैंडल आ रहा है, कभी गंदम का आ जाता है, कभी चीनी का आ जाता है, कभी इसका आ जाता है, कभी उसका भत्ता, मतलब हर तरफ इतनी करप्शन लीगलाइज मैंने अपनी जिंदगी में देखी। तो ये जो है, इसको ये इंटरनल और फिर वो करेक्ट होती है ये आपकी माशी दहशतगर्दी, उस दहशतगर्दी के साथ जिसमें हमारे लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो बात यह है कि वो उनको ज़ाहिर है एक बरसा बरस का रोटन निज़ाम है, सड़ा हुआ, तो उसमें से ना कुछ निकल पा रहा है, ना उसको बस कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि वो जो बड़ी फतवात हैं वो इसकी जद में आके कहीं वो ख़त्म ना हो। इस बात का मुझे अंदेशा है कि वो सफारती और दिफाई सिलसिलों में, और देखिए अभी ये जो भी कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, ये जो प्रॉक्सी वॉर्स का जिक्र हमने सुना पिछले 2-3 रोज में, और मुझे तो कम से कम बड़ा इस बात का अंदेशा है और परेशानी है इस बात की कि जो भारत की तरफ से गुफ्तगू कर रहे हैं उनके अजीत डबल, परेशानी इस सेंस में नहीं है कि मुझे कोई खौफ या खतरा महसूस हो रहा है। मुझे इस वो जो एक जंगी हिजान और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी जो एक, यानी ये लोग चले जाएं, मतलब इनके खुद अपने अंदर से बात हो रही है ना कि जी वो RSS और उसको चले जाना चाहिए, 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, मोदी को ये कहा जा रहा है, तो ये इनको खुद चले जाना चाहिए। लेकिन ये है कि ये लगता है कि इस पूरे खत्ते को किसी जंग की तरफ बढ़ा के अपने पड़ोसियों से लड़ झगड़ के मार, अजीत डोवल किस मुंह से बात कर रहा था कर, मुझे तो नहीं समझ में आया उन कहने से, या बात कर रहे थे, मैं तेरा अमन बात करूं, ये तो वांटेड है कत्ल के इल्जाम में, इनको तो तलाश किया जा रहा है। और इनके अपने इत्यादी तलाश कर रहे हैं, तो ये बैठ के वो इतने मिनट में ऐसे हो गया, तो इतने मिनट में ऐसे हो गया, ये इनकी तमाम जो पॉलिसीज हैं वो फेल हो गई इतने सालों के बाद। और इनको चाहिए कि अपने इनके यहाँ जो शऊर रखते हुए लोग हैं उनकी बात ये सुने और उसके बाद ये डिलीवर करें। और मैं आपको ये बताऊं, देखें, ये भारतीय वजीर आजम जो है वो जयशंकर, वो जा रहे हैं अगले हफ्ते, 5 साल के बाद वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं, यानी SCO की समिट में वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। और ये अच्छा है, SCO बहुत बड़ा फोरम है। लेकिन इससे पहले मुझे बताएं कि जो राजनाथ सिंह उनके वजीर दिफा गए थे चाइना, तो वो SCO के अंदर क्या गुल खिलाए उन्होंने। SCO के अंदर तो पूरा पूरा SCO एक तरफ खड़ा था, और उन्होंने जो है वो मजम्मत की, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके वाकई की मजम्मत हुई एलामिया में, और साथ उन्होंने जो है नाम लिया इंडिया का।
और यहाँ का उन्होंने जो है वो मजम्मत की दहशतगर्दी के वाकये के, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मकबूजा कश्मीर में। तो फिर ये जयशंकर जो है ये फिर वहां जाएंगे और फिर वो एलामिया, या ये है कि इनको ये एहसास होगा इस बात का कि मैं वो जो हमेशा बात कहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स आपके पड़ोस से शुरू होती है। यानी पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से बिल्कुल अफगान हुकूमत से बेहतर है। वहां जो वो जो भी उनके एलिमेंट्स हैं दहशतगर्द, वो तो दहशतगर्द है ना, वो कहीं पर भी हो, उसको हम अफगानिस्तान से क्यों लिंक करते हैं? उनकी सरजमीन पे जरूर मौजूद है, यानी अफगानिस्तान से मुराद मेरी कि हम उसको अफगान हुकूमत से लिंक ना करें, वहां जो मौजूद लोग हैं। तो इसी तरह से कोई अगर और किसी पड़ोसी मुल्क से आता है तो हम उसको लिंक उसके साथ करते हैं। और हम अब इस मरहले पे ये एससीओ के समिट में जा रहे हैं जयशंकर, तो अच्छा है हमारी जो देख हमारी ख्वाहिशात नए ख्वाहिशात उनके साथ हैं, लेकिन वो जाके वहां पर क्या करेंगे? वही बात करेंगे राजनाथ सिंह वाली, या कुछ मुख्तलिफ करेंगे? और अगर वही करेंगे तो फिर वैसे ही वापस आ जाएंगे। तो बात ये सारी कि मेरा ख्याल है कि ये मोदी सरकार जो है ना, इन्होंने ये कैसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया भारत को। भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है इससे, इस फंदे से निकलना। ये जो जिस फंदे में इन्होंने इतने साल जपियां डाल डाल के जो है वो पूरे भारत को ये ले गए, और बड़ा अच्छे लोग और बड़ा बाशूर तबका वहां पे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मिनट टू मिनट सिचुएशन चेंज हो रही है। बाज दफा ये मौजूदा हालात के ऊपर तबसरा करते हुए ऐसा लगता है जैसे आप वो क्रिकेट के ऊपर या हॉकी के ऊपर कोई कमेंट्री कर रहे हैं। वो इतनी तेजी से वाकयात हो रहे हैं कि जी अगला ओवर ये होगा तो इस ओवर में ऐसे होगा, ये इतने तेज वाकयात हो रहे हैं। पहले तो जरा ट्रम्प इंतजामिया के बहरान देखें ना। ट्रम्प इंतजामिया जो है उसमें एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा है। एक तो ये है कि वो बहरान जो है वो उनकी अपनी गुफ्तगू से ही है कि वो एक बात कभी करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, फिर एक बात करते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं, उसके नतीजे में वो जो उनकी जबान के ऊपर एतबार दुनिया नहीं कर रही। दूसरी जो बात है वो ये है कि उन्होंने कुछ देर पहले यूरोपीय यूनियन पे, यानी आप देखें ईयू जो है वो बहुत एक जबरदस्त मुल्क है। ईयू के अंदर 27 ममालिक, ईयू के गवर्नर ने 30% टैरिफ लगा दिए। 30%। ये उनके इत्तेहादी हैं जिनसे वो कह रहे हैं कि तुम डिफेंस के ऊपर 5% अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, और जिसके वो कह रहे हैं कि अच्छा यूक्रेन को असला देना है तो तुम हमसे असला खरीदो, और फिर पैसे तुम दो, और फिर वो असला हमसे खरीद के पैट्रियट मिसाइल वो तुम यूक्रेन को दे दो, और फिर तुम रशिया से लड़ो। मतलब हम नहीं लड़ेंगे जी। मतलब मैं बात करता रहूंगा जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से, हम क्रिटिकल अलर्ट फलाना हम करते रहेंगे मामला। हम तुम्हें असला दे रहे हैं, तुम वो असला लेके और खरीद के और फिर रशिया से तुम लड़ो, यानी जर्मन लड़े। और प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात तो की थी, लेकिन मुझे बहुत जबरदस्त सियासतदान है प्रेसिडेंट मैक्रोन और केयर स्टिमर। मुझे नहीं पता कि वो क्या इस वक्त चाहेंगे कि पूरा यूरोप जो है वो मतलब उनको कोई किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही, और बहुत महंगाई है वहां पे। और ये यूरोप की जंग दोबारा छिड़ के यूक्रेन के साथ बाइडेन इंतजामिया ने, और बल्कि बाइडेन इंतजामिया क्या पहले ओबामा दौर के अंदर ये जो विक्टोरिया न्यूलैंड और ये सारा जो ड्रामा था प्रोजेक्ट यूक्रेन, तो इसमें उन्होंने पहले वो जंग छेड़ी। और पुतिन क्या बात कर रहे थे कि अब ईस्टर्न एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, जंग खत्म हो चुकी है, कोल्ड वॉर। और बल्कि वो खुद नेटो का हिस्सा बनने जा रहे थे, वो खुद जो G8 का मेंबर थे। इन्होंने छेड़ते छेड़ते ये पूरा जी वो रम्सफील्ड कह रहे हैं न्यू यूरोप बनेगा, ओल्ड यूरोप बनेगा, ये 9/11 के बाद खास तौर पे। तो वो जंग छेड़ के बैठे हुए हैं, अब जंग छेड़ के पीछे हट गए, और यूक्रेन बीच में उसकी ऐसी तैसी हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुछ 700 मिसाइल मारे ये ओदेसा के ऊपर और कर्केव के ऊपर और कीव के ऊपर, और ना वो पेट्रियट मिसाइल्स का समझ आ रहा है। एक दिन लगा हम देते हैं नेटो के थ्रू। मैं वही बात कर रहा हूँ कि नेटो ये कोई सुपरमार्केट से मिलते हैं ये पेट्रियट मिसाइल्स। तो ये तो बड़ी अजीब एक इन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी है यूरोप के लिए। और 30% टैरिफ का मतलब है कि एक तमाचा मारा है अपने इत्यादियों के ऊपर। तो ये तो वो इत्यादी जो इनकी बात सारी सुन रहे थे, अभी ये वहां से G7 के अंदर गड़बड़ हुई है, फिर वो नेटो समिट में आए हैं, फिर वो मतलब एक अजीब सा मामला। 30% टैरिफ, इतनी महंगाई है वहां पे यूरोप में, लोग इतने वहां पे एनर्जेटिक हैं, मगर ये कि उसके नतीजे में वो वहां की इकोनॉमी इतनी खड़ी हो पा रही है। फिर ये जो लोग हैं सारे, ये आप देखें ना कि कितनी ज्यादा वहां पर ये डेमोग्राफिक्स की चेंजेस हैं। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा लें, मैं एक छोटा सा आपको मिसाल दूंगा तो फ्रांस की, कि 1946 में जो लोग पैदा हुए थे फ्रांस में वो ज्यादा हैं सही बनिस्बतन उन लोगों के जो पिछले साल पैदा हुए बच्चे।
यानी वहाँ पे जो कपल्स हैं वो मतलब बच्चे, मतलब वहाँ पे डेमोग्राफिक्स का चेंज है, वो फैमिली को नहीं बढ़ाना चाहते अपनी। तो बात ये सारी कि ऐसे, और इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो बात ये कि डेमोग्राफिक चेंज हो रही है यूरोप। अब वो जी। यूरोप का अपना क्राइसिस है, दरमियान में इन्होंने 30% टैरिफ डाल दिया, टेरिटोरी। इन पे भी डाल दिया और मैक्सिको को डाल दिया, और पूरा जो जी। ट्रुथ सोशल पे इन्होंने मैसेज डाला है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो अब ये बड़ी एक, मेरा ख्याल है बड़ी एक परेशान कुन बात है ये इत्तेहादियों के लिए भी। और जो इत्तेहादी नहीं है उनसे ये पीछे हट जाते हैं, मतलब जिनके साथ लड़ाई इन्होंने करनी है उनसे वो लड़ते भी हैं, नहीं भी लड़ते। और वो चाइना ने बात की तो चाइना ने कहा कि कर लो जो करना है। तो चाइना से कैसे करेंगे आप? चाइना से भी करेंगे, बाकी मुल्कों से भी करेंगे, तो कैसे आगे चलेगी? अच्छा, फिर दूसरा मसला जी। जो बहुत मेरे ख्याल से इंटरनल क्राइसिस खड़ा हो रहा है, वो इनके एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर हैं। और ये एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं, इनका नाम है डैन बोगिनो। अभी डैन बोगिनो जो है, डैन बोगिनो डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एफबीआई। ठीक है। इनका जी बड़ा शदीद झगड़ा हो गया है। ये एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर है इनका। ये जेफरी एप्स्टीन फाइल्स जो आई थी ना, जेफरी एप्स्टीन हम बहुत दफा डिस्कस कर जी। चुके हैं, 2019 में जिसने खुदकुशी कर ली थी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि मैं जैसे ही आऊंगा पावर के अंदर तो मैं कैनेडी की फाइल्स को सामने ले आऊंगा, मैं जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को सामने ले आऊंगा। फिर इन्होंने चंद रोज पहले ये कहा कि जी उसमें तो क्लाइंट लिस्ट में किसी का नाम ही नहीं है, उसका तो क्लाइंट ही कोई नहीं था। अब जेफरी बॉस्टिन जो है, सॉरी जेफरी नीगो जो है, ये है डिप्टी डायरेक्टर एफबीआई। इनका जनाब बड़ा शदीद झगड़ा हुआ है, और इनका झगड़ा हुआ है अटॉर्नी जनरल के साथ। और अटॉर्नी जनरल जो है वो पैन बॉन्दी हैं, सही। जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ इनका शदीद झगड़ा हुआ है। और उस झगड़े के नतीजे में ये वहां पे रिजाइन करने जा रहे हैं। इस बात का इन्होंने कहा है कि मैं, हो सकता है कि मैं रिजाइन कर दूं। और मैं 40 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूयॉर्क पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ। एफबी डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो वेज क्विटिंग ओवर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैंडलिंग ऑफ जेफरी एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट। ये मैं आपको बिल्कुल बताऊं कैटेगोरिकली, अगर ये रिजाइन कर गए, जी। अगर एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर रिजाइन कर गए, तो इनके साथ कैश पटेल भी रिजाइन कर जाएंगे। कैश पटेल जो कि एफबीआई के डायरेक्टर हैं। सही। इंटरनल इतना बड़ा ये केओस है, और इसमें इनका झगड़ा जो है वो ये इनके साथ भी है। ये मैं फॉक्स 13 को अगर कोट करूं, 38 स्लाइड, एफबीआई डैन बोंगिनो थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग आफ्टर क्लैश विद अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ओवर एप्स्टीन फाइल्स फॉल आउट। अच्छा, इश्यू ये है। और फिर 37 में कोट करूं एनबीसी, देन बोंगिनो इज रिजाइनिंग फ्रॉम एफबीआई। ये अगर रिजाइन कर गए एफबीआई, ये एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर से, नंबर वन, एप्स्टीन फाइल के क्लाइंट्स के नाम घूम रहे हैं पूरा, वो सही है गलत है कौन है, कभी ट्रम्प का नाम भी आ रहा है उसमें, जो है वो पुराने जो अहम दुनिया की एलीट है, एलीट ऑफ द एलीटेस्ट, उनके नाम भी आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स में। अब वो कह रहे हैं कि क्लाइंट लिस्ट नहीं थी, कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं थी, तो फिर ये किस तरह से इन्होंने कह दिया था पहले कि मैं एप्स्टीन फाइल को लेकर आऊंगा। कोई कह रहा है इसमें ट्रम्प की अपनी दोस्ती थी उसके साथ, एप्स्टीन के साथ, कोई उसके जेफरी एप्स्टीन के साथ, कोई मुख्तलिफ लोगों की बातें हो रही हैं बहरहाल। तो अब ये है कि ये जो हुज एंड हुज ऑफ द वर्ल्ड होती है ना, एलीट जी। एलीट ऑफ द एलीटेस्ट, इनका नाम आ रहा है कि ये पार्टीज में जाते थे वो जेफरी एप्स्टीन के साथ, और आखिर में उसका इन्होंने उसको मार दिया। अब इश्यू ये सारा कि इसके ऊपर अगर ये रिजाइन कर गए, एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर अगर रिजाइन कर गए इस बात पे, जी। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा। इलॉन मस्क एक जगह पे है, फिर उससे पहले एनएसए का रिजाइन हो गया, अब अगर ये एफबीआई का रिजाइन होता है। कैश पटेल ने खुल के कह दिया वहां पे, जो इनकी इंटरनल मीटिंग हुई उसमें सूजी विल्स के ऊपर भी सवाल उठे हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, कि भाई आप तो ये अगर ये तो कैश पटेल ने कहा है कि जी मैं भी रिजाइन कर दूंगा अगर मेरा डिप्टी गया तो ये अटॉर्नी जनरल जो है या वो जाएंगी या ये जाएंगे, या इनका आपस का अंदर का मसला ठीक ठाक खराब हो गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि यूरोप इनका इत्तेहादी है, ईयू के साथ इन्होंने 30% ईयू पे लगा दी है। उसके बाद इन्होंने जो है वो दूसरी बात ये है कि ताइवान, अब देखें ताइवान का क्या बनेगा। जी। ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी तो ठीक है, एक अरसे तक अमेरिका ने रखी कि जी हम, यानी जब से वो ताइवान का एक्ट हुआ 79 से, इन्होंने ताइवान का जो है वो डिफेंस एक्ट पास किया, तो उसमें स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी थी कि भाई हम ठीक है उसका दिफा ताइवान का करेंगे भी नहीं भी करेंगे, करेंगे भी नहीं भी करेंगे, इस तरह करके वो एक्ट है। यानी कि ताइवान के साथ क्या करना है, ताइवान क्या कुछ हम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मानते तो नहीं है ताइवान को, नहीं मानते, मानते तो चाइना को है।
तो चाइना को मानते हैं तो वन स्टेट, तो उसके बाद लेकिन ये कि खामोशी खामोशी से उसको सपोर्ट भी करते हैं ताइवान को। अब सवाल ये है कि ताइवान जो है, ताइवान के 32% उन्होंने ताइवान पे टैरिफ डाल दी है, 32% ताइवान पे डाल दी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो इशू है वो ये है कि इनके जो ये जो कॉल्बी हैं इनके, जो इनके डायरेक्टर हैं, ये पॉलिसी का सारे के सारे मामलात को देखते हैं, और एल्ब्रिज कॉल्बी जो हैं, और डिफेंस के यानी पेंटागन में ये पॉलिसी मैटर्स को देखते हैं। इससे पहले भी पॉलिसी मैटर्स को देखते थे, अंडर सेक्रेटरी हैं। तो अंडर सेक्रेटरी हैं, अब ये वहां पर जापान से कह रहे हैं, और ये बिल्कुल ईयू की तरह उनसे डील कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने मतलब जापान से कह रहे हैं, और उसके साथ ये कह रहे हैं साउथ कोरिया से और बाकी मुल्कों से कि जी आप हमें बताएं कि ताइवान की यानी आप देखिए कितनी एक अजीबोगरीब बात कर रहे हैं उनसे, कि ताइवान पे अगर हमला हो गया, आप हमारे इत्तेहादी हैं, तो बताएं आप कितना उसमें फंड करेंगे आप। ओ भाई, उनका क्या ताल्लुक है? वो जापान और साउथ कोरिया चाइना से दोस्ती नहीं कर लें? यानी आप उनसे कह रहे हैं कि आप पर टैरिफ भी हम लगा रहे हैं, फिर आप ये बताएं कि आप स्पेंडिंग कितनी करें, खर्चा कितना करेंगे आप। यानी आपने अगर कल को ताइवान पे चाइना अटैक कर दे और हमें लड़ना पड़े, तो आप ही बताएं कि ऑस्ट्रेलिया कितने पैसे देगा, और जापान कितने पैसे देगा, और साउथ कोरिया कितने पैसे देगा। और मुझे नहीं पता इंडिया की मोदी जी की क्या पॉलिसी है, ये भी तो उसी कैंप में है ना, तो ये बताएं कि ये कितने पैसे देंगे दलाई लामा के साथ अगर चाइना के साथ इनकी लड़ाई हो गई आने वाले अरसे में, तो ये कितने पैसे देंगे उसमें। तो ये बात ही है कि ये तो एक अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसी है उनकी, कि वो, और उसके नतीजे में ये है कि वहां पर 6 रोजा दौरा शुरू हो गया है प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज का। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं जनाब, चाइना का दौरा कर रहे हैं, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी, प्रीमियर शी जिनपिंग से, और जबरदस्त किस्म का उनका दौरा होगा। और ट्रेड चाहते हैं वो, अच्छी ट्रेड चाहते हैं, अच्छी एक्सपोर्ट चाहते हैं, अच्छी इंपोर्ट चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो बात ये कि अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों से कह रहे हैं कि एक मेरे टैरिफ भी हमने लगाने हैं तुम्हारे ऊपर, और ये बताओ कि तुमने अगर चीन से लड़ाई हो गई तो हम तो पीछे बैठे हैं, तुम कितने पैसे दोगे चीन से लड़ने के लिए। ये बिल्कुल वही है जो यूरोप के साथ इन्होंने की है। और मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता हूं कि मुझे नहीं समझ में आता कि भारत की जो ये जो अभी आरएसएस के लोग हैं, ये बैठ के मोदी जी और बाकी इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है कि अपने लोगों से आप पड़ोस से लड़ते रहो, और जाके अमेरिका आपको बचाने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे अमेरिका जैसे यूक्रेन को बचाने आ गई है, वैसे आपको बचाने आ जाएगा। मतलब ये किस दुनिया में रहते हैं, ये पता नहीं क्या मामला है। 12, तो एक तो ये बड़ी एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अगर यहाँ पे देखें ना, ऑकसस भी खत्म हो चुका है। ये 6 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, ये ऑकसस की डील भी फारिग हो चुकी है सबमरीन की, ये $360 बिलियन की थी। 6 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, ऑकसस की डील जो है वो कई महीने डिले हो चुकी है, क्योंकि यूके और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ट्रंप साहब ने रिव्यू कर रहे हैं उसको। ये गार्डियन कोट कर रहा हूँ, अगर 6 स्लाइड हम दिखा सकें तो। अब ये वो भी डिले हो चुकी है, और उसका कहीं दूर दूर तक जो है वो हमें वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी उन्होंने रिव्यू करना है। ट्रम्प साहब जब रिव्यू कर लेंगे ऑकसस की डील को कि वो सबमेरीन का क्या फ्यूचर है, क्या वो सबमेरीन जाएंगी नहीं जाएंगी बरतानिया से उधर, उधर से उधर, तो फिर वो तय होगा। तो ऑकसस भी फारिग हो गया, क्वाड पहले फारिग है, क्वाड का वजूद ही नहीं है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पहुंचे हुए हैं, जापान और साउथ कोरिया और ये सारे कोई जंग नहीं चाहते, कोई फड्डा नहीं चाहते, बल्कि फड्डा चाइना से क्या वो इनसे पूछ रहे हैं कि आप ही बताएं कि ताइवान पे लड़ाई हो गई तो आप उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ताइवान के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। भाई ताइवान ताइवान के साथ आपने किया हुआ है एक मुआहदा, अमेरिका ने किया हुआ है 1979 का, जो उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, वो भी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में रखा हुआ आपने। मानते तो आप चाइना को है, ताइवान को तो मानते ही नहीं, उनका तो अक़वाम मुत्तहिदा में ताइवान का वजूद नहीं है। तो आप जो है वो बजाय इसके कि वो आप खुद आए और लड़े आके ताइवान से, आप अपने बाकी इलाके के मुल्कों से कह रहे हैं। और देखिए 36 घंटे का दौरा किया है ये मार्को रूबियो का, तो इसमें तो कोई बात नहीं हो सकी आगे। बल्कि मैं आज ये देख रहा था कि जो चाइना की तरफ से बयान आया है वो बड़ा पॉजिटिव बयान है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। और उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो वांग यी हैं, उन्होंने कहा है कि जी बड़ा अच्छी हमारी बात हुई है मार्को रूबियो के साथ, और हम ये चाहते हैं
कि ये मामलात हमारे आगे बढ़ें, बेहतर अंदाज में बढ़ें। ये मैं 30 सेकंड स्लाइड ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा मीटिंग जो हुई सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ, वो स्ट्रेंथनिंग कॉन्टैक्ट टू प्रिवेंटिंग मिस जजमेंट, ये बस इन्होंने मुख्तसर सी बात की है लेकिन पॉजिटिव बात की है। लेकिन मसला ये है कि मार्को रूबियो के पास था कुछ नहीं बेचारों के पास। मतलब वो आसियान मुल्कों में गए हैं, वहाँ वियतनाम पे भी टैरिफ्स हैं, वहाँ पर जो है वो थाईलैंड पे भी टैरिफ्स हैं, वो इंडोनेशिया, फिर वो गजा का मसला उठ गया वहां पे, फिर वो बाकी तो वो भी किसी काम का नहीं किया वो दौरा। और बदकिस्मती से मार्को रूबियो भी कोई चीज अनाउंस नहीं कर सकते। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज बहुत ही एम्बेरसिंग लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं, एम्बेरसिंग, जी यानी एक एम्बेरसिंग पोजीशन में डाल दिया है। और वो डाला है इनको यानी अमेरिकन बहुत एक एम्बेरसिंग पोजीशन में आ गए हैं। और उसकी वजह ये हुई है कि कतर में जो उनका जियो जियोडेस्टिक जियोडेस्टिक डोम, वो एक खास अंदाज में पुराना सा अब तो खैर बहुत वो टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन एक पुराना सा खेमा अंदाज का एक होता था, वो फौजें अपने सेव करने के लिए बनाती थी। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का भी चलता रहा है, लेकिन अब वो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है और बहुत टेक्निकली वो बहुत एडवांस हो गया है। तो जब ईरान ने अटैक किया है अलुदैद एयरबेस पे, तो अलुदैद एयरबेस पे कतर में, अब ये इंतहाई हसास बात है, बहुत सेंसिटिव बात है कि कतर में जब 26 तारीख को या आगे जो भी डेट थी मेरे ख्याल से, अभी जो अटैक हुआ था, मैं 26 जी तो नहीं, मैं अभी चंद रोज पहले जो 12 रोजा जंग के दौरान जो कतर पे ईरान ने अटैक कर दिया था, तो जाहिर है वहां से लोग तो अमेरिकन ट्रूप तो निकल गए थे। जी लेकिन ईरान के जो मिसाइल्स थे, जी उन्होंने जो कतर की ये जो जियोडेस्टिक डोम है, जो उनका लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको उन्होंने डैमेज कर दिया। अब सैटेलाइट पिक्चर्स, और मैं ये 19 स्लाइड कोट कर रहा हूं, ईरान अटैक, एसोसिएटेड प्रेस की, ईरान अटैक ऑन कतर एयरबेस हिट जियोडेस्टिक डोम यूज्ड फॉर यूएस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फोटोज शो। अच्छा, इस पे फिर पीबीएस ने, अभी देखें ये बड़ी एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत एक अजीब सी बात है कि अलुदैद एयरबेस को उन्होंने हिट किया ईरान ने। और वहां पर, ये मैं इसराइल की बात नहीं कर रहा, वो जहाँ जी पे थार्ड मिसाइल मिसाइल तो फारिग हो गए ना, वो तो जी थार्ड डे के पीछे चले गए, फिर वो उधर से आयरन डोम गया, उधर से ये इनका जो अलुदैद का डोम था वो भी डैमेज हो गया। और पीबीएस में 18, फिर पीबीएस को कोट कर रहा हूं कि पेंटागन ने उसको एक्नॉलेज कर लिया। अब ये सेंसिटिव है, दिस इज वेरी जी सेंसिटिव, वेरी स्ट्रेंज कि अमेरिका के पेंटागन ने, ये पीबीएस ने पूरी रिलीज की है, छोटी डॉक्यूमेंट्री है एक्चुअली पीबीएस की। वो पीबीएस वाले जो हैं वो 18 वही कह रहे हैं कि पूरा जो डोम है वो, उन्होंने इमेजेस दिखाई है उसकी, उदैद एयरबेस की। उन्होंने कहा कि जी लोग तो खाली फौजी तो निकल गए थे पहले, लेकिन ये कि उनको 100% यकीन था कि ये तो डोम हमारा है, तो इसको तो दुनिया की कोई, ये तो यहाँ पे तो सेंट कॉम है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये डोम डैमेज हो। और डोम डैमेज हो गया ईरान से। अब देखिए कितनी वल्नरेबल सूरत हाल है कि वो उधर इसराइल की ऐसी तैसी हो गई है, और वहां पे वो इन्होंने जो है वो, मैं ये बार बार बात दोहरा रहा हूँ कई दिन से कि उनकी जो ये जो अदानी ने ली हुई थी यहाँ पे हैफा, ये हैफा बंद पड़ी है, सिर्फ वहाँ चाइनीज एक जगह मौजूद हैं। और ये जो एथिलात की जो बंदरगाह है वो टोटल बंद है, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि वहां से कोई जहाज अगर चलेगा तो वही होगा, वो दो जहाज हमने जैसे डुबोए हैं, हुतीस कह रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प अब एक ऐसी जगह पे, एक ऐसा मसला खड़ा हो गया सारा कि ईयू को इन्होंने कहा है कि जी अच्छा, वो फिर रात को खूब बमबारी हुई है जनाब यूक्रेन पे, यूक्रेन सैंडविच बन गए बीच में, उनको ना पेट्रियट मिल रहे हैं। ये ऊपर से ईयू के ऊपर इन्होंने ये खाने डाली हुई थी कि हमारी ट्रम्प से सेटिंग हो गई है, वो देखें ट्रम्प हमारी मदद, क्योंकि हम तो नेटो में आ गए हैं, या अब हमें इजाजत मिल गई है, तो कीथ क्लॉक पहुंचेंगे वहां पे यूक्रेन में। और उधर यूक्रेन में 14 तारीख को जा रहे हैं, एक हफ्ता वहां पे रहेंगे, और उसके बाद पेट्रियट में जो साथ ही वो जनाब इतना बड़ा इन्होंने 30% टैरिफ डाल दिया। तो वहां पर अब ये है कि ये दुनिया एक अजीब उसमें इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हमास वाले कह रहे हैं कि हमसे जो है स्टीव विथकॉफ राब्ते में है, और वो कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ करूं मुआहिदा, और मुआहिदा मैं आपके साथ करूं, और मैं बस अब वीकेंड पे आगे भी चाह रहा हूं, लेकिन ये नतन्याहू जो ये मुसीबत बना हुआ है बीच में।
हमास वाले कह रहे हैं कि हम तो अपनी बात पे कायम है। अब मसला ये है कि उधर नेतन्याहू वापस आ गया। नेतन्याहू ने उनसे कहा है कि क्या मैं, आप हमें बताएं, हमें हुक्म दें तो हम दोबारा ईरान पे अटैक कर दें, मतलब हम ईरान पे अटैक कर दें, आप हमें बताएं। ये नेतन्याहू साहब ने आके यहाँ पे कहानी बेची है। जी लेकिन उसके साथ ही पता चला है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो, उन्होंने जो बात की है पिछले चंद दिनों के दौरान, उन्होंने बात, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प से उनकी बात हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन की जो बात हुई है इनके साथ, प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, तो उसमें ईरान को उन्होंने कहा है कि इसकी जो इनरिचमेंट है, ईरान को उन्होंने कायल करने की कोशिश की है कि ईरान की जो इनरिचमेंट है वो जीरो इनरिचमेंट पे ईरान आ जाए तो वो आगे चल सकता है, आगे काम चला सकता है। जी डॉक्टर साहब। अब ये जो बात है ये बहुत ज्यादा परेशान कुन इसलिए है, और मैं आपको सिंपली एक यहाँ पे इनका रेफरेंस एक चाहता हूँ कि दे दूं कि आप इसको अंदाजा लगाएं कि ये कितनी एक अजीबोगरीब बात है कि जीरो टॉलरेंस पे अगर वो तैयार हो जाते हैं तो ये जीरो टॉलरेंस, यानी ये मैं 26 लाइट टाइम्स ऑफ इसराइल कोट कर रहा हूँ। प्यूटिन सेड टू सेड ट्रम्प एंड इरानियन ऑफिशियल्स, ये है 26। प्यूटिन ने ईरान से भी कहा है जी और अमेरिकन से भी कहा है, ट्रम्प से भी कहा है कि वो तेहरान की एनरिच जो यूरेनियम है उसको चाहते हैं कि कम हो जाए। और ईरान की तरफ से भी जो रिस्पांस आया है तो वो जो है वो 25 स्लाइड अगर मेहर न्यूज एजेंसी को देखें, ईरान फेवर निगोशिएशंस विद अथॉरिटी एंड स्ट्रेंथ, तो ईरान की तो बातचीत शुरू हो रही है अमेरिका के साथ, वो तो मरे जा रहे हैं अमेरिकी की बातचीत शुरू करें, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं 24 ही, फिर मेहर एजेंसी कोट कर रहा हूं, ईरान है नाउ सीज इट्स कॉपरेशन विद आईएई। हमने ताउन बंद नहीं किया, हम कह रहे हैं कि ये डबल एजेंट का रोल ना प्ले करें, डबल स्पीक ना करें, जो बजाय इसके कि यहाँ पे घुस के आके जासूसी करते हैं आईए वाले, तो ये जो है ये आके चेक कर लें। तो उधर वो डायरेक्ट अमेरिका उनसे बात कर रहा है, उधर ये इसराइली खुशी से झूम रहे थे कि हमें तो जनाब नेतन्याहू कहता है कि हमें तो ईरान पे जब हमला कर रहे हैं तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी अब ये डॉक्टर साहब। पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में इतना पैनिक है, अब यकीन है, ट्रम्प से लड़ाई हो रही है जी। जी ब्रेक के बाद सर डिस्कस वक्त कर वाले लेते फिर हैं। उसके जी बाद मैं आगे बात करता हूँ जी। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि तहरीक के हवाले से कि उनकी तहरीक चलेगी और गिरफ्तारियां उनकी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती हैं। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो टेक्नोलॉजी है जी और जो टेक की दुनिया है और जहां पर तेजी के साथ एक बड़ी डेवलपमेंट है इस प्रोग्राम में, उसका जिक्र के बगैर में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। 1.02 पीटाबाइट पर सेकंड की इंटरनेट स्पीड जापान में आ गई। 1.02 पेटाबाइट, जी सही। ये जापान में 1.02 पेटाबाइट की स्पीड। इसको आप सादा अल्फाज में इस तरह, तमाम नेटफ्लिक्स को 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। सही। नेटफ्लिक्स की एक मूवी को नहीं, जी तमाम नेटफ्लिक्स की जितनी लाइब्रेरी है, जितनी मूवीज हैं, उनको 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। जापान इंटर जी जो उन्होंने इंटरनेट अपना अभी उनका आया है लेटेस्ट 1.0 सही। टेक्नोलॉजी की बात। और ये चूंकि बहुत बड़ा एक आप समझें कि इसके नतीजे में मैं नहीं चाहता ये 6G है 7G है क्या है, बहरहाल ये फास्टेस्ट इंटरनेट। लेकिन ये जो बात मैंने कल भी की थी, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो सर्जाई लेवरोव थे वो वहां से वो चले गए थे साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया पहुंचने के बाद उनकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है वहां पे साउथ कोरिया में, वो जाहिर है कि किम जोंग उन से हुई है। जी और किम जोंग उन जो है उनसे उनकी मुलाकात हुई है, और मैं यहाँ पर किम जो बात की गई है आगे, अब देखें ये रशिया का मैसेज है उसको आप देखें 20 स्लाइड, वहां पर वो जो एशिया पैसिफिक जिसको कर दिया अमेरिका ने अब, तो वो एशिया पैसिफिक में अलाय है उनका या उनके अगेंस्ट है जापान के, कहाँ खड़ा है। बहरहाल ये सर्जाई लेवरोव ने वहां पर स्टेटमेंट दी है, मैंने तासो कोट किया है।
और उनकी किम जोंग उनसे मुलाकात भी बड़ी जबरदस्त हुई है। और ये मैं अगर ये 10th स्लाइड में 10th अगर कोट करूं तो इनकी मुलाकात की बड़ी जबरदस्त खबरें भी लग रही हैं वहां पे। रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है ये इन्होंने विजिट किए किम जोंग उन को, ये 10th। और यहाँ पर और उनको फिर वो मेगा बीच रिसोर्ट पे ले गए साथ अपने, एक सही। बहुत जबरदस्त किस्म की कश्ती में बिठा के एक वो रिसोर्ट पे ले गए, वहां उनकी गप्पें लगी आपस में। और ये जो है ये उनकी तरफ से एक थ्रेट आना अमेरिका को, देखें मैं फिर उसी को दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्लाइड जरा दोबारा दिखाएं जी और इन वर्डिंग्स पे आप गौर गौर करें जी कि ये जो ताश की स्लाइड अभी हमने दिखाई थी कि रशिया ने वार्न किया है अमेरिका को और उनके तमाम इत्तेहादियों को अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, स्ट्रेटेजिक स्टेप। अब देखेंगे किस तरह से कि जी क्या वाले, अच्छा जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, अच्छा जी हमारा है, अच्छा जी जापान से बातचीत चल रही है, उधर उनसे चल रही है, उधर ये, अच्छा जी कैसे हैं, ठीक ठाक। और उधर रशिया जो है वो सख्त स्ट्रेट जो है, जो बड़ा जबरदस्त पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर शी जिनपिंग और पुतिन के। अब देखे ना कि कैसी जबरदस्त इनकी आपस की इक्वेशन है। वो एक प्यार मोहब्बत से बात है, एक वो पिटाई कर रहा है यूरोप में इधर उधर, चाइना कह रहा है आप हमारे साथ ईयू के दरवाजे खुले हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स कोई मसला नहीं है, आपने जो तिजारत करनी हो हमारे साथ करें। और ट्रम्प ने उनको जंग में फंसा दिया। अब मुझे बताइए ईयू कहाँ जाएगा। जी अब मुझे यानी दुनिया में एक इस वक्त नेतन्याहू है, जितने दुनिया में यानी 8 अरब की आबादी में बाकी मेरे ख्याल से 7 अरब और पता नहीं कितने करोड़ लोग तो बेवकूफ हैं, उनको कुछ दुनिया में समझ नहीं आ रहा। ये दो लोग नेतन्याहू और मोदी इनकी और इनके आसपास के लोग, इनको शायद तो जियो पॉलिटिक्स आती है और वक्त दुनिया को नहीं आती। इशू ये सारा कि अगर ईरान के साथ अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत हो रही है, और देखें बात सुने, ये जो सऊदी अरेबिया बहुत कमाल की पर्सनैलिटी है, वली अहद और वजीर आजम जी का, तो इन्होंने वो कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन कर दी थी जो कि वहां पे होनी थी फ्रांस के साथ, और जिसमें फ्रांस और सऊदी अरब ने एक अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलानी थी जिसमें तस्लीम करना था बहुत से मुल्कों ने फलस्तीन को आजाद रियासत। उन्होंने कहा एक तरफ रखे ना, ये जो मतलब ये होता रहेगा स्टीवित को भी जो करना करें, ठीक है। अच्छा, और वो कॉन्फ्रेंस बुला लिए और उस कॉन्फ्रेंस में मैक्रो भी और कई मुल्क, और ये मैक्रो ने मैसेज दिया क्योंकि आपको पता है ना कि स्टेमर दोबारा आना चाह रहे हैं ईयू के अंदर, ब्रेक्सिट में आना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत बड़ा अच्छा है कि वो आ रहे हैं, गलत फैसला था ब्रेक्सिट से निकलने का। लेकिन उन्होंने मैक्रो ने किर स्टेमर से कहा कि आप भी जो है वो ऐलान करेंगे कि हम फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करते हैं और उनके साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे और पाबंदियां लगेंगी मुख्तलिफ लोगों पे जो इसराइल के सेटलर्स हैं वगैरह वगैरह। एक सेटलर को उन्होंने मार दिया, ये सेटलर्स ने एक फलस्तीनी को मार दिया, वो अमेरिकन नेशनल भी था, वो एक रौला पड़ा हुआ है वहां पे। अच्छा, अब तो एक तरफ बात ये हो गई जी बड़ी इसमें मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कल तो ऐलान किया था लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ एयन ने, और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ही कहा था कि हम किसी सूरत इसराइल को मानने का है ही नहीं, हमारा कोई दूर दूर तक इरादा है ही नहीं कि हम इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करें, इसराइल को तस्लीम करें। आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है और वो आई है अहमद शरा की तरफ से कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसराइल को तस्लीम करें। ये अगर हम ये अपनी सरहद की हमारी गोलान की पहाड़ियां और ये बाकी सारे मामले, इसराइल को तस्लीम करने की और उनके ताल्लुकात बहाली की बात क्यों छिड़ी हुई है इसराइल के मीडिया ने और दुनिया ने। हमारा तो कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है इसराइल को तस्लीम करने का। तो ये अहमद शरा की तरफ से बात आ गई उधर से और आपको मैंने कल बताया था कि जो अब्दुल्ला ओचलान जो ये ओगलान जो पीके के वाले हैं वो बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टीनियन है, तो उनका मर्जर हो गया और उन्हें हथियार डाल दिए। बहुत बड़ी कामयाबी की तुर्किया की जी प्रेसिडेंट उर्दगन की। तो ये सारे मुल्क इस वक्त घेर घार के तमाशा देख रहे हैं कि ये ट्रम्प आखिर ये ऊंट किस करोड़ बैठता है, किसी करोड़ बैठता है नहीं बैठता। दो लोग पूरी दुनिया में, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इन अलावा मैंने आपसे कहा के अलावा 7 अरब इतने करोड़ इतने लाख लोग जो हैं वो सारे पागल हैं। ये दो करके जाएंगे उधर। जेलेंस्की ने इस चक्कर में कि वो पूरे यूरोप को लड़ाने जा रहा है, खुद उसे कचूमर निकल गया है। कचूमर यूक्रेन का सत्यानाश कर दिया उसने, ये अमेरिका के इशारे पे जंग छिड़ के कि मैं नेटो में जाऊंगा, नेटो में जाना नहीं है, क्रिटिकल मिनरल अच्छा मैं दे दूंगा, अच्छा उधर से वो असला पहुंचेगा, कब पहुंचेगा किसी को नहीं पता। तो मतलब देखें आगे मामला किस तरफ जाते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।